हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग अभी घटना चक्र देख रहे हैं या पॉलिटिकल घटना चक्र देख रहे हैं। आज ये पॉलिटिकल घटना चक्र का दूसरा दिन है, जिसमें आज का टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। क्या टॉपिक है साथियों? तो टॉपिक यह है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। चलिए, अब इसका हम देखिए, इसका थ्योरी आप लोग घर से पढ़ के आइएगा। यहाँ ओनली क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ दिस इट्स क्वेश्चन। ओके, चलिए यहाँ पर आता है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सबसे सर्वप्रथम जो भारत सभा में संविधान सभा का विचार का प्रस्तुत किया था वह था हमारा स्वराज पार्टी। 1934 ईस्वी में किया था, स्वराज पार्टी ने किया था, ठीक है। 1934 ईस्वी में रांची में 1934 ईस्वी में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्तावित पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से यह संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में आरंभ में किसने संविधान निर्माता के सभा का विचार प्रस्तुत किया था? बताइए, कौन ऐसा आदमी था जिन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व से ही संविधान निर्माता के सभा का विचार प्रस्तुत किया था? बताइए, कौन था वो एम एन राव जी थे। कौन थे? उसको एम एन राव थे। कौन थे वो? एम एन राव जी थे। ये तो टिक नहीं मारे। एम एन राव, ये है, ये जो है एम एन राव, यही थे, ठीक है। जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व ये बोल रहे थे, संविधान सभा का विचार रख रहे थे इन्होंने। ठीक है सर, वर्ष 1934 ईस्वी में भारत में संविधान निर्माता सभा का विचार एम एन राव जो है इन्होंने पहली बार रखा था, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्तावित किया गया था। बताइए, किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का मिशन का संविधान सभा निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। बताइए, क्रिप्स मिशन में, चलिए, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बताइए, कितनी? ये होगा 10 लाख। 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या में, अभी भी वही यही चलता है, 10 लाख व्यक्ति की चलता है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 ईस्वी में भारत आया था। कैबिनेट में देखो, क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में, फिर आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया कब? 1946 ईस्वी में आया, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, ठीक है। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसमें कहा गया था कि भैया प्रत्येक 10 लाख जितना लोग हैं उसके ऊपर एक नेता होगा, ठीक है ना। इस तरह बात किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन में कौन था? 3 गो सदस्य था। कौन था सदस्य? 3 सदस्य था। बताइए कौन कौन था? पहला तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, दूसरा था पेंथिक लॉरेंस, तीसरा था कौन? ए बी एलेक्जेंडर था। कौन कौन था भैया? तो 3 गो कौन था? 3 गो इसमें सदस्य था। कौन सा था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा था पेंथिक लॉरेंस, तीसरा कौन था? ए बी एलेक्जेंडर था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। बताइए, भारतीय भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। किसके अधिनियम किया गया था? अंतर्गत 1935 के अंतर्गत किया था, ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, गड़बड़ा गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। गठन किया गया था, ये तो इसका लिया था वहां से संविधान सभा, लेकिन जो गठन किया गया था ना, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन मंडल के आधार पर गठन जो है कैबिनेट मिशन की योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। बताइए, 1946 में जो निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 ईस्वी को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें से कार्यपालिका परिषद का पालन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, बताइए। जो निम्नलिखित में से जो अगस्त 1940 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, बोलता है इसमें कौन सदस्य नहीं था। तो सबसे पहले जान लीजिए इसमें सदस्य था कौन कौन सा। इसमें से देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1940 ईस्वी को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1940 ईस्वी को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। जिसमें से क्या, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री था, जगजीवन राम को क्या, श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, बताइए। जब 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय स्तर का सरकार जब बना, तो उस टाइम कौन सी राजगोपालाचारी थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, लेकिन राधाकृष्णन जी नहीं थे, ठीक है। आइए, व्यय योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, क्या यह सही बात है? हाँ बिल्कुल, वेबेल योजना के अनुसार तो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या, समान होनी थी, ठीक है। वेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। नहीं भैया, बंटवारा तो बच तो नहीं जाता, लेकिन भाई कथन सही है, लेकिन कारण जो है इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। वेबेल का अनुसार ये था, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसका। ये अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पे क्या, आर्कीबॉल्ड वेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिविधि को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए, ठीक है। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्ताव को वेबेल योजना के नाम से जाना गया, सार्वजनिक किया गया। वेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारिणी परिषद ने मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर की थी, ठीक है। वेबेल योजना कब प्रस्तावित किया गया था, 1945 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा भैया, इन्होंने बोला मुस्लिम सदस्यों की संख्या और हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य का भारतीय होना तथा शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना था। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद संविधान बनाया बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेबेल योजना का उद्देश्य था राजनीतिक गतिविधि को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था भैया, राजनीतिक गतिविधि को दूर करना है और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। और संवैधानिक गतिविधि दूर करना था उनका उद्देश्य, कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है, लेकिन कारण गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था राजनीतिक गतिविधि को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, ठीक है। बेबेलेज ने कब आया था, 1945 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है, बताइए सत्य कौन सा है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थे, नहीं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, हाँ। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं, प्रत्यक्ष नहीं था, और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह बहुदलीय निकाय थी, हाँ। बहुदलीय निकाय तो था इसमें। इसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, हाँ। बहुत अलग अलग समिति इसके द्वारा बनाया गया कार्य के लिए। तो ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए सी नंबर है आंसर 3 और 4, ठीक है। देखो, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ठीक है। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे, ठीक है। इन सभी ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह वयस्क मताधिकार का आधारित नहीं था, हाँ बिल्कुल ये बात है, वयस्क मताधिकार आधार पर आधारित नहीं था, सही बात है ये, ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, नहीं भैया, अभी तो हम पढ़े हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है। यह बहुदलीय संरचना नहीं था, नहीं, बहुदलीय संरचना था, बहुत था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत था, हाँ ये भी सही है, ये और ये दो सही हो जाएगा, ए और डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन या कौन सा है। देखो, बल्ब बल्ब जलाओ थोड़ा सा। देखो, इसने बड़ी संख्या में समिति की मदद से काम किया और इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, हाँ भैया, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय में जैसे ईसाई, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन एवं पारसियों के सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, हाँ भैया दिया तो गया था, बिल्कुल ये दोनों सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फिर वही मैच जब बोला गया वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 26 अनुसूची पर आधारित थी तथा
कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। हाँ भाई बिल्कुल सही है, 3 को सही हो जाएगा, ये सी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। ठीक है, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है। और उसके बाद आइए, यह प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। ये कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था तथा सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है। भारत के संविधान का प्रारूप, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को देश के द्वारा नामित किया गया था। बताइए किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। देखिए बोले भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को क्या किया था? विभिन्न प्रांत के विधानसभा द्वारा चुना गया था। भैया यही लोग जो है ना इसका निर्माण करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या सभी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? नहीं, प्रांत विधानसभा द्वारा निर्वाचित, जितना भी प्रांत विधानसभा था उनके द्वारा निर्वाचित हुए थे, ना कि सीधे हुए थे। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव क्या कैसे हुआ था? विधानसभा द्वारा चुना गया था, और क्या? सभी प्रांतीय सभा जितना भी था उनके द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुई थी। वो अस्थायी अध्यक्ष जो था उसका डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत किया किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किए थे। कब किए थे? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बताइए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी भैया? सचिदानंद सिन्हा द्वारा, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक में हुई है, इसका जो उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारत संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये के अध्यक्ष थे। आइए, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? मनोनीत उप सभापति कौन थे? ठीक है, मनोनीत होते फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति अध्यक्ष जो फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था, तथा एस.सी. मुखर्जी को जो है ना संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। देखिए, जब 9 दिसंबर 1946 आया तो पहली बैठक हो बोला, पहली बैठक में क्या एक अध्यक्ष चुना जाना था, एक उपाध्यक्ष चुना जाना था। अध्यक्ष में हम लोग किसे चुने? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को चुने। उसके बाद फिर उपाध्यक्ष सोचे अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुन लिया जाए। उपाध्यक्ष में किसे चुने जानते हैं? फ्रैंक एंथोनी जी को चुनिए। किसको? फ्रैंक एंथोनी जी को चुना गया, जो मनोनीत किया गया। फिर जैसे 11 दिसंबर 1946 पे आया तो उसमें बोला भैया आप जो है ना अस्थायी अध्यक्ष को चुनो। अस्थायी अध्यक्ष में कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए। और उसके उपाध्यक्ष में कौन है? एच.सी. मुखर्जी जी आए। एच.सी. मुखर्जी जी आए। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई कब? बताया, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, दिसंबर 1946 ईस्वी को। देखो, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। बताइए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह पारित किया गया कि भैया अपने भारत देश को एक संविधान की आवश्यकता है। ठीक है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। बोलेगा उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा था? ठीक है।
संविधान सभा के समूह संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे। कब रखा था भैया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा था इन्होंने, उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया था। ठीक है, आते हैं हम लोग संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके किसके एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भैया कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, ये हमारी भारतीय संविधान के निर्माण निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण का असर था। बताइए क्या असर था? हाँ भैया असर था, तभी तो उन्होंने किया था। ठीक है, उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। हाँ भाई, संविधान को भारत के लोगों ने क्या किया था? आदेशित किया था। ठीक है ना। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए करते हैं? नहीं। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? नहीं। कौन सा सही का चयन करते हैं भैया? 1 2 3 तीनों सही हो जाए। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति को, अच्छा राज्य मतलब स्टेट नहीं, राज्य मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एक भारत भारत के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कि यह राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है? नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जिनको हम लोग प्रतिनिधि बना के भेजते हैं वही उनका चूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बचाने हेतु तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितना अधिवेशन हुआ था भैया? 12 अधिवेशन हुआ था। कुल कितना? 12 अधिवेशन हुआ था, जो कि 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उसका समाप्त हो गया था। ठीक है, बैठक कहाँ गया भैया? कुल देखो, भारत है संविधान निर्माता। देखो, भारत संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को निर्माण करने में। ठीक है, इस दौरान उन्होंने कुल 11 अधिवेशन किए थे। कितना? 11 अधिवेशन किए थे। 11वें अधिवेशन अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत कब किए भैया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 ईस्वी को समाचित किया गया, जो कि लगा के 12 हो गया, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इन पर निकटतम उत्तर कौन है? सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोलेगा अंगीकृत कब क्या किया गया? तो भैया 24 नवंबर 1949 ईस्वी को। बोलेगा अभिभूत या एक्सेप्ट कब किया, स्वीकार कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम वही 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय समय में लगा था? संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। क्या? सूची एक्स को सूची वाई से सम्मिलित करें। ठीक है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे भैया? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन? एस.सी. मुखर्जी। कौन हो गया? ये हो गया इसका। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे भैया? कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी जी हो जाएंगे। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे? राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व करता था, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाला तो हो जाएगा वी.टी. कृष्णाचार्य जी है। वी.टी. कृष्णाचार्य जी हो जाएंगे। ठीक है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बचा? लास्ट बचे कौन? संघ का कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी। संघ के कौन हो जाएंगे? आइए मिला लेते हैं यहाँ पे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन हो गया? एस.सी. मुखर्जी हो गया। प्रारूप समिति के मूलतः कौन हो गया? के एम मुंशी जी हो गया। ठीक है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कितने? वी.टी. कृष्णाचार्य जी ने किए थे। ठीक है, सभी उसके बाद आते हैं यहाँ पे संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन हो गया भैया? जवाहरलाल नेहरू जी हो गया। ठीक है, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। पहले बोले सबसे पहले तो अवस्था अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। कौन? फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जी को नामांकित किया गया था और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था भैया? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राय था। कौन था? वी.एन. राय। कौन था? वी.एन. राय था। भारतीय संविधान निर्माण के समय का कौन थे भैया? संविधान के थी सलाहकार कौन थे? वी.एन. राय। कौन थे? उसका नाम बेनेगल नरसिंह राव था। कौन? बेनेगल नरसिंह राव था। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था भैया? वी.एन. राव ने किया था। वी.एन. राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, संविधान सभा के संविधान सलाहकार कौन थे? संविधान सलाहकार का वी.एन. राव कहते हैं। इन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया था जिसके विचार एवं परिवर्तन के करके प्रारूप समिति द्वारा विधानसभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया था। वी.एन. राव के मूलतः प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थी।
आगे बढ़ते बी एन राव जब प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया था? भारत संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 ईस्वी को 17 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नवंबर 1949 को क्या तृतीय वाचन स्टार्ट हुआ था? क्या हुआ था? तृतीय वाचन स्टार्ट हुआ था। अरे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया कब हो गया भैया? तैयार तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हो गया था। ठीक है ना? उसको एक्सेप्ट कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। भारत संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब? अंगीकृत बोलेगा तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। स्वीकार करेगा तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया? स्वीकृत करेगा 26 जनवरी 1950 को। स्वीकार कब करेगा भैया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और बोलेगा क्या? अंगीकृत। अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। अंगीकृत ये हो गया अंगीकृत, और इसको इसको करेगा स्वीकार, स्वीकृत। आई यहाँ देखते हैं 26 नवंबर 1950 को स्वीकृत कर दिया गया। अच्छा, स्वीकृत कर लिया 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत भी ये तब हो जाएगा, क्या कहते हैं उससे, क्या कहते हैं, अभिभूत हो जाएगा। इसका अभिभूत, अभिभूत किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वीकार अंगीकृत बोलेगा तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है। संविधान, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अपनाया कब गया? तो भैया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? लागू कब किया गया? तो भैया लागू से हो गया क्या? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। अंगीकृत, स्वीकार, ये सब जो है ना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन जो बोलेगा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। ठीक है। भारत संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हाँ भैया, कांग्रेस जो इसको इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, यही का कारण है। इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया गया था। नहीं भैया, मेन कारण यही था। ठीक है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 ईस्वी में। दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा भी किया गया था। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को हम लोग अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ आते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया था? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया था भैया? 26 जनवरी को मनाया था। ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया गया कब भैया? संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। किसको? संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था भैया? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है। भारत का संविधान अधिनियमित हुआ। अंगीकृत अधिनियमित हुआ कब? 26 नवंबर को अंगीकृत अभिभूत हो गया था। ठीक है। अधिनियमित हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था भैया पश्चिम बंगाल से, बम्बई बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है। आइए भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 1891 ईस्वी में। ठीक है। और मृत्यु हुआ 1956 ईस्वी में। कब हुआ? 1956 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हो गया था। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महुआ मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उसका मृत्यु हो गया। जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में, और मृत्यु 1956 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। हाँ भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत ने पूर्वी और भारतीय रियासतों को एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। उपबंध तो किया था इन्होंने। ये दोनों सही हो जाएगा, एक और ये, और ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। बोलता ऊपर का कौन सही है? एक और दो दोनों सही हो जाएगा, सी। देखो, नवंबर दिसंबर 1932 ईस्वी में लंदन में आयोजित तीसरी और
अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना के अंतर्गत रूप में पेश किया गया था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश सरकार के सूबे और भारतीय रियासतों के संग आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, बताइए भारत संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यार हाँ, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि किसी का मौलिक अधिकार पूर्ति करता है, किसी का मौलिक कर्तव्य, तो ये सब पूर्ति करता है। ठीक है, तो इसको गृहीत संविधान कहा गया है। इसको गृहीत संविधान तो विवरण कहा गया है, लेकिन ये दोनों सही है, बट एक दूसरे का क्या कहते हैं, व्याख्या नहीं करता है। ये भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं में मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान है भी है। दूसरी ओर इसे विभिन्न देशों के संविधान से तथा विचारों द्वारा ग्रहण किया गया, अतः ये एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न देशों से कहा गया, इसलिए गृहीत संविधान है। ठीक है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का बात कहा था। किसने? वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए कहा था। किसको भैया? मौलाना आजाद ने कहा था। क्या बोला था मौलाना आजाद ने? बोला भैया संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए क्या स्थगित करने की बात कहा था। किसने? मौलाना आजाद ने कहा था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? ठीक है, ओ कौन थे ये? अपना महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद कर दिया जाए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है था? इनमें से जो लोग जीवन फूंकते हैं, इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। बताइए क्यों? किसने इसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भैया ये कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इनमें से वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट था, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करने करके आंकना है, यह कथन है। बताइए किसका कथन है भैया? ये डी आइवर जोनिंग्स का है। किसका? आइवर जोनिंग्स का यह कथन है। ठीक है, इन्होंने कहा था भी अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन था आइवर जोनिक्स का था। ठीक है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी या कांग्रेस भारत का था? बताइए। ये तो ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन ने कहा था भैया जो संविधान सभा कांग्रेस की थी, अब कांग्रेस भारत का है। ठीक है, भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15 गो थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य? 15 गो महिला सदस्य थे। चलिए थोड़ा सा एक समिति वाला भी है, इसको खींचिए लेते। कितना हो गया? 27 मिनट हुआ ना, अभी खींचते हैं इसको भी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां देखिए, संविधान सभा द्वारा विभिन्न कार्यों को संबोधित करने के लिए उनके समिति का गठन किया गया। कुछ प्रमुख समिति उनके अध्यक्ष देखिए। संघ के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सदस्य अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, प्रक्रिया प्रक्रिया विषय नियमित संबंधी कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया कौन बनाएगा भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति संविधान समिति कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। ठीक है, संचालन कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति कौन होगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाए? भीमराव अम्बेडकर जी हो गए। ठीक है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। जनजातीय और अपरजाति के क्षेत्र का संबंधित सलाहकार समिति कौन हो जाएंगे भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। मूल अधिकार उप समिति कौन है? जेपी कृपलानी जी मूल अधिकार उप समिति होंगे। अल्पसंख्यक के उप समिति कौन होंगे? एस सी मुखर्जी हो गए। पूर्वोत्तर सीमांत की जनजातियों के कौन हो जाएंगे? तो गोपीनाथ बारदोली जी हो जाएंगे। उसके अपरिचित आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्रों में संबंधित उप समिति कौन है? एच ए बी ठक्कर जी हो जाएंगे। संघीय जैसे आ गया पटाख पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मारिए। प्रांतीय प्रांत तुरंत आएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मारिए। कार्य संचालन करेगा तो के एम मुंशी जी कार्य संचालन करेंगे। ठीक है, कार्य कार्य कौन है? कार्य संचालन कौन है? के एम मुंशी जी। सदन समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर वी पट्टाभी सीतारामैया जी हो गए। सदन के समिति का अध्यक्ष कौन? वी पट्टाभी रमैया जी हो गए। राष्ट्रीय ध्वज समिति तथा समिति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ध्वज और तथा समिति संचालन समिति भी के अध्यक्ष हैं।
संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति कौन है? जीबी मावलंकर हो गया, ठीक है। उसके बाद राज्यों के संबंधी समिति कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गया। वित्त एवं स्टाफ समिति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति कौन हो जाएगा? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी हो जाए, ठीक है। देखिए, प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से एम गोपालाचार्य अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंकर, के एम मुंशी जी, मौलाना अब्दुल्ला सादुल्ला जी, बी एल मित्रा एवं डीपी खतान शामिल थे, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में संविधान सभा के संघ समिति के संघ कौन आएगा? संघ समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। संविधान सभा के प्रांतीय प्रांत जैसे आएगा कौन आ गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप प्रारूप जैसे आएगा, प्रारूप कौन गया? अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का दे दे, प्रारूप समिति का दे कौन गया भैया? भीमराव अम्बेडकर जी। किधर गया? भीमराव अम्बेडकर जी। सूची 1 मूल अधिकार के एम मुंशी जी। मूल अधिकार का कौन हो जाएगा भैया? ये मूल अधिकार का कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ पटेल जी हो जाएंगे। अभी हम जस्ट पढ़े हैं के मुंशी जी, कहाँ गया मूल अधिकार? मूल अधिकार किधर गया भैया? मूल अधिकार, और मूल अधिकार उप समिति है भाई जेपी कृपलानी जी, लेकिन जो है इसका जो समिति का अध्यक्ष है वो है सरदार भाई पटेल जी। बोलेगा उप समिति कौन गया? तो जेपी कृपलानी जी, जेपी कृपलानी जी। चलिए आइए यहाँ पे, तो मूल अधिकार का कौन गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। कार्य संचालन के कौन? कार्य संचालन करेंगे मुंशी जी करेंगे, ठीक है। संघ शक्ति संघ जी का जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। उसका प्रारूप समिति कौन हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है। संविधान सभा द्वारा स्थगित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। उसके उपाध्यक्ष बोलेंगे, तो उपाध्यक्ष देखो इसके अल्पसंख्यक उप समिति का उपाध्यक्ष थे एस सी मुखर्जी थे। और कौन? एस सी मुखर्जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 7 गो सदस्य था। अच्छा, उसको हटा के 6, टोटल 7 गो सदस्य था, लेकिन बोलेगा भीमराव अम्बेडकर को हटा के कितना? 6 सदस्य हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित किया गया संविधान सभा की प्रारूप पांडुलिखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे, जो इसका नाम क्या था? ए एन गोपाल स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी जी, मौलाना सादुल्ला जी, बी एन मित्रा जी, डीपी खेतान जी थे, ठीक है। 1948 मृत्यु के, देखिए यहाँ पे फिर जी क्या कहते हैं, ए एन माधव राव था डीपी खैतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णाचार्य जी को इस समिति में शामिल किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? क्या एन गोपाला स्वामी थे? हाँ बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू जी थे? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। सरदार पटेल भी नहीं, अल्लादी कृष्ण ये दुगो हो जाएगा, ठीक है। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था? मौलाना सादुल्ला, 15 सादुल्ला था उसमें। के एम मुंशी जी, के एम मुंशी कौन सदस्य नहीं था? ना के एम मुंशी जी भी थे, और ए के अय्यर जी भी थे, ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था हमारा, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया, ठीक है। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? झंडा समिति का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के स्रोत, आइए को स्रोत भी पढ़िए लेते हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग क्या लिए हैं। देखो, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया? उद्देशिका का विचार लिए हैं यूएसए के संविधान से। कौन से लिए हैं? यूएसए के, ठीक है। भारत संविधान में उद्देशिका का विचार कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, ठीक ना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है भैया, ठीक है। उसके बाद भारत में, अरे यार, भारत में न्यायिक पुनर्विवेक्षण के समय संकल्प निम्नलिखित देशों में किन से संविधान से लिए? न्यायिक पुनर्विवेक्षण किसे लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया न्यायिक पुनर्विवेक्षण। मतलब एक बार जो उसको न्याय कर ले, दोबारा उसको फिर से हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। देखो, भारत में न्यायिक पुनर्विवेक्षण की संरचना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानीय आदेशों में न्यायिक प्रणाली का विचार कर सकती है, ठीक है, दोबारा। बहुत के संविधान में उद्देशिका का विचार भी हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विवेचन की व्यवस्था कौन से लिए? अमेरिका से, ठीक है। किसमें? भारत और यूएसए दोनों में अमेरिका से लिए हैं। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से? अभी न्यायिक पुनर्विवेचन संविधान निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय
संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय जो है ना दोनों में पाया जाता है, कहाँ में, भारत में भी और अमेरिका में भी, ठीक है। भारत का संविधान निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है, ठीक है। भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश, संघात्मक किससे लिए, संघात्मक में लिए हम लोग शायद कनाडा से, कहते हैं कौन पकड़ के संग संग चलेंगे, इसका ट्रिप है कनाडा से, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, भारतीय संघवाद किस देश के पद्धति पर आधारित, संघवाद किससे लिए, संघवाद फिर वही कनाडा से लिए हैं, संघवाद भैया। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ के संकल्पों का प्राप्त किया गया था, किससे लिए हैं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिए हैं, नॉर्थ अमेरिका से राज्यों का संघ लिए हैं, राज्यों का संघ लिए वहां से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ किससे लिए हैं भैया, ब्रिटिश के नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 के अनुसार भारत राज्यों का क्या है, संघ है भैया। किसे लिए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया। बताइए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गया, समवर्ती सूची तो हम लोग भैया से ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। चलिए खींचते हैं। भारत में समवर्ती सूची का संकल्प उद्देश्य है, किससे लिए हैं भैया, समवर्ती सूची जस्ट पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। भारत के संविधान निर्माता में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का अवधारणा को ग्रहण किया गया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया भैया, संविधान, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा गृहीत किया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक कब आ जाएगा, इससे आ जाएगा, क्या कहते हैं, आयरलैंड आएगा तो नीति निर्देशक बनाएंगे, आएगा नीति निर्देशक बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है, बताइए कौन है, नीति निर्देशक में आयरलैंड से है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे, बताइए किससे, आयरिश के गणतंत्र से जो है ना प्रभावित हुए थे। राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं सेवाओं का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, बताइए किससे, आयरिश गणतंत्र से, ठीक है। मूल अधिकार भैया कौन लिया, अधिकार लिए, मूल अधिकार कार है तो भैया अमेरिका से आएगा, ठीक है। शासन के संसदीय प्रणाली किससे, संसदीय प्रणाली हम तो लिए हैं इससे लिए हैं, यूनाइटेड किंगडम से लिए होंगे, यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं, ठीक है। इससे हो जाएगा। आपातकाल जब कब आएगा, जब मेरा मनी जो है ना जड़ जाएगा, मध्य इसमें, अच्छा कहते हैं जर्मनी से आ जाएगा, ठीक है, सी, ठीक है, अच्छा ठीक है। राजनीति नहीं हो सकता किससे, नीति कब आएगा भैया, आयरलैंड से, नीति आयरलैंड से आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को एक को सम्मिलन कीजिए, मौलिक अधिकार, फिर वही संयुक्त अमेरिका से लिए, अच्छा ये वही है क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए, आयरलैंड से लिए। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, नहीं भैया, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां इससे नहीं लिए हैं, देखो आपातकालीन शक्ति जर्मनी से लिए हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो लिए हैं हम लोग कनाडा से शायद लिए हैं, सभी कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां भी लिए हैं, वही कनाडा से लिए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं भैया, तो बोला मिलान करें, मौलिक अधिकार लिए कहाँ गया, अमेरिका के, हाँ अमेरिका से लिए, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद नीति निषेधक कहाँ गया, आयरलैंड से, आयरलैंड कहाँ गया, आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडल सरकार किससे लेंगे भैया, इससे ले लेंगे। केंद्र राज्य संबंध किससे लेंगे, कनाडा से, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए। विधि का शासन बताइए, विधि का शासन किससे लिए हैं, विधि का शासन लिए हैं भैया, कहाँ गया, इंग्लैंड, विधि का शासन लिया इंग्लैंड से, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हम लोग जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखो विधि द्वारा, विधि का शासन बोलेगा इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसे, जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किससे लिए हैं भैया, ये तो लिए हैं शायद इससे, क्या कहते हैं, कनाडा से लिए हैं, क्या भैया, राष्ट्रपति के विचारार्थ को राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना भैया कनाडा से लिए हैं। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची किससे लिए, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिए हैं भैया, विधि का शासन किससे लिए, इंग्लैंड से लिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे, जापान से लिए, ठीक है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा कनाडा से लिए, ठीक है। विधेयक सुरक्षित रखना किससे, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक कितने, आयरलैंड से लिए हैं। मूल अधिकार कहाँ लिया, अमेरिका से लिए हैं। संघ राज्य संबंधों को समर्थी सूचित संघ राज्य के कनाडा से लिए हैं।
ये भारत राज्यों का संघ है तथा संघ के अधिक शक्ति निहित है। बताइए किसे लिए हैं? लास्ट अब किधर आ गया? लास्ट आ जाएगा गुरु। या संघ राज्य संबंध जो संघ राज्य संबंध है, इससे ऑस्ट्रेलिया से लिए, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया आस्ते आस्ते संघ राज्य का ते बनाएंगे ना। हाँ, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची किससे लिए हैं भैया? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। उसके भारत राज्यों का संघ है, संघ किससे लिए हैं? कनाडा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य किसे लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस के संविधान से लिए। मौलिक कर्तव्य लिए हैं, मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका, मौलिक कर्तव्य बोलेगा रूस से। ठीक है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। बताइए। बिल्कुल, देखिए दोनों सही है, बिल्कुल सही, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। भारत संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों का अवधारणा किस देश के संविधान के ग्रहण की गई है? संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, मूल अधिकारों का अवधारणा, मूल अधिकारों का अवधारणा किसी लिए? मूल अधिकार जैसे आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। मूल अधिकार का विचार कहाँ गया है? अमेरिका, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अवधारणा ली गई। मौलिक अधिकार का अवधारणा किसे लिया? वो मौलिक अधिकार कहाँ है? अमेरिका, अमेरिका कहाँ है? अमेरिका से लिया गया। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ जो अमेरिका से ही हुआ था, अमेरिका से। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अब अगले दिन पढ़ेंगे भारत संविधान के प्रमुख भाग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए, मस्ती में रहिए। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।